plays an important role in edema. So जो हम यूजुअली कब देखते हैं, बर्थ के टाइम। सो बच्चों में क्या होता है, जो लिवर होता है ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बना पाता है, फेल होता है बनाने में। जो डिक्रीज्ड प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है। सो यहाँ पे क्या बच्चों में क्या हम देखते हैं, एडिमा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। सो उसके बाद एक कोगुलेशन फैक्टर है लाइक प्रोथ्रोम्बिन। सो प्रोथ्रोम्बिन को क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एज अदर कोगुलेशन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, वो कम हो जाते हैं, वो लेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, द लिवर स्टोर्स लेस ग्लाइकोजन एट बर्थ देन इन लेटर स्टेज। सो प्रोथ्रोम्बिन and other coagulation factor जो होते हैं ये लेस हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, लिवर stores less glucogen at birth then later in life. So constantly क्या होता है, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। उनमें न्यूबॉर्न्स को बहुत ज़्यादा खतरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, which may be prevented by early and effective feeding, especially breastfeeding. So breastfeeding बहुत ज़्यादा important है बच्चे के लिए। So न्यूबॉर्न जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। सो अगर ब्रेस्ट फीडिंग इनमें हो जाएगी तो मे बी ये इनमें ये जो इफेक्ट ये होती है, जो इफेक्ट होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, वो ब्रेस्ट फीडिंग से कम हो सकती है। Hypoglycemia which may be prevented by early and effective feeding, especially breast फीडिंग। तो इसमें ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग को ही हम तरजीह देते हैं। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं बच्चों में, वो मतलब सम स्लाइवरी ग्लैंड्स आर फंक्शनिंग एट बर्थ, बट मेजॉरिटी हम क्या देखते हैं, मेजॉरिटी बच्चों में क्या होता है, बिगिन टू मतलब जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो मतलब 2 और 3 मंथ्स के बाद ये स्टार्ट करते हैं फंक्शन होना। सो 2 या 3 मंथ्स के बाद वो स्टार्ट करते हैं अपनी फंक्शन। सो जो बच्चों का कॉलन होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, उसका वॉल्यूम स्मॉल होता है। सो हर फीडिंग के बाद आफ्टर एवरी फीडिंग, तो हर फीडिंग के बाद क्या करते हैं, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो बच्चों में कॉलन होता है उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, स्मॉल वॉल्यूम का होता है। सो बच्चों में एवरी फीडिंग में क्या हो जाता है, बाउल मोमेंटस ज़्यादा हो सकते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा
इफेक्टिव रहती है बच्चों में। सो न्यूबॉर्न्स जो मतलब whose breast feeding usually have more frequent, न्यूबॉर्न्स की जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो मोर फ्रीक्वेंट होती है, मोर उनमें क्या हो जाता है, उनमें जो स्टूल्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब वो स्टूल ज़्यादा पास करते हैं एज कम्पेयर टू जो बच्चे फार्मूला पे होते हैं, यानी कि जो बच्चे लाइक बॉटल फीडिंग पे होते हैं वो बच्चे कम स्टूल पास करते हैं एज कम्पेयर टू जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं। सो यहाँ पे और एक पॉइंट है, जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स के इंटेस्टाइन जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू देयर बॉडी साइज देन दैट ऑफ एडल्ट्स, यानी कि एडल्ट से ज़्यादा उनमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उनमें जो रिलेशन होती है बॉडी से वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। सो therefore there are large number of secretory glands and large surface area for absorption as compared with adult intestines. जो बच्चे होते हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो उनको डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्पफुल करती है, तो इंक्रीज द effectiveness of the डिफेंस मैकेनिज्म। सो बच्चों में क्या होता है, तो इनमें और रिगर्जिटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बच्चों में रहते हैं, क्योंकि आफ्टर फीडिंग में क्या होता है, सो फीडिंग के टाइम उनको, फीडिंग के बाद उनको क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि हम जैसे बच्चों को डकार निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर हम बच्चे को मतलब ज़्यादा मूवमेंट कराते हैं एट दैट टाइम बच्चे को क्या होता है, उसको रिगर्जिटेशन होती है, यानी कि जो उसको स्टमक पे लीक होता है वो उसको वापस आता है मुंह से। सो एंड हम क्या देते हैं यहाँ पे, जो बच्चों को हम देते हैं दूध, अगर उसको रिगर्जिटेट होता है वापस आता है, जो मिल्क उसको वापस आता है, अगर वो आएगा लाइक कर्ड टाइप पे आएगा तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चे को रिगर्जिटेट कंटिन्यूसली हो रहा है लेकिन वो उसको मतलब अपनी ही शेप में, यानी कि मिल्क ही वापस आ रहा है, जो मिल्क वो यहाँ से पीता है वही वापस आता है, तो उसके लिए उसको इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सो अगर कर्ड की इन द फॉर्म ऑफ कर्ड आएगा तो फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो परेशान हमें नहीं होना है। लेकिन अगर इन द फॉर्म ऑफ मिल्क आएगा वापस, उसको जो वो यहाँ से लेता है वही वापस आता है, सो उसमें उसको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना। सो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मतलब मुश्किल भी नहीं है। सो इसमें क्या देखते हैं हम, सो एट द टाइम ऑफ मूवमेंट हम क्या करते हैं बच्चों को, उनको हमें बहुत ज़्यादा मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उसके बाद ही हम उनको यूजुअली हम देखते हैं कि जो मदर्स होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसके बाद उनको होती है डकार निकालने की। बच्चे को जब डकार निकालते हैं, और जो पीडियाट्रिशियन भी होता है वो भी कमेंट करता है मदर को कि उसको मिल्क आफ्टर एवरी फीडिंग के बाद उसको डकार निकालना है, क्योंकि बच्चे को क्या रहता है, उसको स्टमक पे मतलब उस डकार से उसको क्या रहता है, उसको स्टमक पे हेवीनेस होती है। सो अगर उसको वो हेवीनेस रहेगी तो उसको रिगर्जिटेट होने की सो उसको रिगर्जिटेट के चांसेस ज़्यादा, आई एम सॉरी मुझे थोड़ा कफिंग है, सो उसको रिगर्जिटेट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इसलिए हमें इमीडिएटली अगर डॉक्टर के पास इसलिए लेना है, अगर उसको मिल्क वापस आता है, सो अगर कर्ड की फॉर्म में आएगा उसको दूध वापस, तो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। सो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे रिनल सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिनल सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।